तो यूनिट 1 का फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर होता क्या है? हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये याद रखिएगा। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारे जो डेटा होता है, जो इनपुट डेटा होता है, उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है और साथ में उस डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, जैसे आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी हो गए जैसे सीपीयू, कैबिनेट, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, साथ में होता है इसके अगला एलिमेंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन होते हैं दैट रन ऑन द हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर रन करने के लिए हम लोगों ने अभी बोला कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामेबल डिवाइस। तो वो जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं जो हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं और वो रन होते हैं। ठीक है, डेटा। अब देखो डेटा क्या है, बेसिकली सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, डेटा कहलाएगी। जैसे मैं अभी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, तो जब तक ये इंफॉर्मेशन किसी भी मीडियम में कलेक्ट ना की जाए तब तक वो डेटा नहीं होती। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बस खत्म हो गया। लेकिन मैंने अगर बोला है, अब ये वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। किस फॉर्म में? वीडियो फॉर्म में। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन लिख दूंगा तो डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब इंफॉर्मेशन अगर आप स्टोर कर देते हो वो क्या कहलाता है, डेटा। तो यहाँ पे कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, डेटा। और डेटा स्टोर होती है अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे इमेज का फॉर्मेट हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, वीडियो फॉर्मेट हो गया, ऑडियो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, फिर यूजर, बेसिकली कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तो चलेगा नहीं। ठीक है, कोई ना कोई यूजर्स तो चाहिए उसे ऑपरेट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन कौन देगा, हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। ठीक है, फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का फंक्शंस क्या होते हैं? इनपुट, आप इनपुट दे रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, डेटा इंसर्ट कर रहे हो, वो इनपुट कहलाएगा। प्रोसेसिंग, सीपीयू जो होता है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और जो आपने डेटा दिया है उसे वो प्रोसेस करता है, वो प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, स्टोरेज, आपकी जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसे परमानेंटली हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर भी हम उसका यूज कर सके, जिसे आप सेव करना कहते हो बेसिकली। ठीक है, आउटपुट, अब स्वाभाविक है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फीचर देता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, जो भी आप टास्क कर रहे हो, जो भी आउटपुट आ रहा है वो हम लोगों को विजिबल होता है। मॉनिटर के थ्रू हम देख सकते हैं, स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो ये इसका फंक्शन है कंप्यूटर का। साथ में कंट्रोल, अब स्वाभाविक है, अब कीबोर्ड और स्पीकर को एक साथ काम करना है। ठीक है, तो साथ में काम करना है, तो उसे कंट्रोल और उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का भी काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर सिस्टम करता है। ये भी इसका फंक्शन होता है कि दो डिवाइस के बीच में कंट्रोल बिठा के रखना और आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? स्पीड, स्वाभाविक है, बहुत सारे कैलकुलेशंस या जितने भी टास्क हम लोग मैन्युअली करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू हम लोग बहुत इजीली कर पाते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी, बहुत सारे हार्ड कैलकुलेशंस हम लोग एक्यूरेसी से हम, क्योंकि ह्यूमन की वजह से एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी होती है। ऑटोमेशन, आप कोई भी टास्क को एक बार सेटअप कर देते हैं कंप्यूटर में, कोई भी प्रोसेस को, तो वो कंटिन्यूअस चल सकती है। ऑटोमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। अब देखो क्लियर है, जैसे मैं म्यूजिक भी सुन रहा हूँ, साथ में अपना वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट भी बना रहा हूँ। ठीक है, और साथ में विजिबल भी कर पा रहा हूँ, सुन भी पा रहा हूँ, बहुत सारे टास्क हम लोग एक साथ कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज, क्लियर है, आप आपके डेटा को, आपके जो भी रिजल्टेड डेटा होता है, आउटपुट होता है, उसे आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इन फ्यूचर यूज के लिए। तो ये होगा
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशंस की बात, ठीक है। अब जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। अब ये होता क्या, देखो जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ठीक है, उस दौरान से जैसे वर्क होने लगा वो फर्स्ट जनरेशन में आया। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो बेसिकली 1940 से 1956 के बीच में। अब इस दौरान क्या था, जब फर्स्ट नए नए कंप्यूटर्स बने थे तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। अब लगभग 2 मिलियन वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था एक कंप्यूटर में, ठीक है। अब एक वैक्यूम ट्यूब का साइज लगभग इतना होगा। अब सोचो 2 मिलियन वैक्यूम ट्यूब रखने के लिए और उस पर प्रोसेसिंग डिवाइस बनाई थी तो आपको कितने स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मतलब पहले के कंप्यूटर, जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तब वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। अब वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे तो साइज ज्यादा लगता था। अब उसकी वजह से पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो काफी साइज में बड़े थे। अब साइज में बड़े थे मतलब ज्यादा स्पेस भी लग रही थी। अब ज्यादा स्पेस लग रही थी, साथ में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही थी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी रिक्वायरमेंट होती थी। अब ज्यादा अगर कोई मशीन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी तो वो हीट भी जनरेट करती थी। अब हीट ज्यादा हो रही है किसी डिवाइस में तो उसे क्लियर करने के लिए, उसे शांत करने के लिए कूलिंग डिवाइसेस का भी रिक्वायरमेंट होती थी। तो मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो एक तो स्लो थे, ठीक है, ज्यादा हेवी थे, ज्यादा स्पेस यूज होती थी उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो आए, ठीक है। इन कंप्यूटर्स में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर्स का साइज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब काफी छोटा था। अब उसकी वजह से वापस क्लियर है, स्पेस कम यूज होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होने लगी और हीट भी कम जनरेट होने लगी, तो कंप्यूटर के साइज छोटे हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोग्राम के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होने लगा, ठीक है, जैसे कोबोल एक लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका यूज होने लगा। साथ में बाइनरी लैंग्वेजेस का यूज होने लगा, ठीक है, प्रोग्राम करने के लिए। फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में जिसका टाइम पीरियड था 1964 टू 1971, अब आईसी का यूज होने लगा। अभी भी आप लोग देखते हो ना, कभी कंप्यूटर रिपेयर के लिए जाते हो, कोई भी आपका मोबाइल भी रिपेयर करवाने के लिए जाते हो, या तो आपका कोई हार्डवेयर डिवाइस खराब होता है या फिर कई बार आप लोगों ने सुना होगा आईसी खराब हो गई, ठीक है। तो ये आईसी क्या होता है, ये आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ये चिप्स बोलते हैं, आईसी चिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर्स की जगह किसने ले ली, आईसी ने ली। अब आईसी का साइज बहुत छोटा हो गया जिसकी वजह से कंप्यूटर के साइज और छोटे होने लग गए। अब और छोटे होने लग गए मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम कर रही थी, ठीक है, हीट भी कम जनरेट कर रही थी और ना ही ज्यादा स्पेस ले रही थी। अब आपके एक कमरे की छोटी सी जगह पे भी आपके कंप्यूटर्स आने लग गए, ठीक है। फोर्थ जनरेशन देखो, बेसिकली फोर्थ जनरेशन जो आज हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन का ही एग्जाम्पल है। क्यों, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, वहां से कन्वर्ट हुए ट्रांजिस्टर्स पे, ट्रांजिस्टर्स से फिर आईसीस पे, आईसीस के बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी जगह चिप लगी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो काम एक पूरे कमरे भर के वैक्यूम ट्यूब वाले प्रोसेसर जो होता था ऑपरेटिंग कंप्यूटर डिवाइस वो करता था, वही एक इतना सा सीपीयू कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब अब कंप्यूटर के साइज बहुत छोटे हो गए। अब पर्सनल कंप्यूटर बनने लगे, साथ में सॉफ्टवेयर में भी नए नए टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लग गए। अब मल्टीटास्किंग इजी हो गया, यूजर इंटरफेस आने लग गया, माउस का यूज कर सकते हो, आप विजिबल कर पाते हो जो भी आप चीज देख रहे हो, जो भी कमांड आप ले रहे हो वो, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हुआ, पर्सनल कंप्यूटर्स विजिबल हुए, नए नए टाइप के सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सामने आई, C++, जावा, ठीक है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इस जनरेशन में हम लोगों को इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। और इसी सीजन में इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जिससे फोर्थ जनरेशन बहुत पॉपुलर हुई और इस जनरेशन को बोलते हैं कंप्यूटर का युग आ गया, ठीक है, वो इसी बेस पे हुआ। अब देखो बात आती है कि फिफ्थ जनरेशन क्या है।
अभी तक आपने चारों जनरेशन में देखा कि सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस किसमें आ रहे थे? हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर। अब फिफ्थ जनरेशन में जो मेजर चेंज हुए वो हार्डवेयर में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में हुए। जैसे नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, एआई इनबिल्ट हो गया, अब ऑटोमेशन और ज्यादा इजी हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामने आया। कैसे? सॉफ्टवेयर की वजह से, ठीक है। हार्डवेयर में भी चेंजेस हुए हैं, जैसे पहले माइक्रो प्रोसेसर होते थे, आज भी माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ 4 माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नई फिफ्थ जनरेशन में आई जो अभी भी चल रही है। हालांकि हार्डवेयर सेम है, माइक्रो प्रोसेसर ही है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक चल रही है हार्डवेयर बेस पे। लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ नई क्रांति आ गई, नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, नए नए फीचर्स आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ठीक है। तो जिसका सबसे मेन एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वजह से फिफ्थ जनरेशन हम लोग कह सकते हैं। इन फोर्थ जनरेशन में सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस आए थे हार्डवेयर में, और इस जनरेशन में सबसे ज्यादा मेजर चेंज आए हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। थैंक यू।